नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 3 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। इधर हम टॉप 20 to 30 न्यूज़ कवर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ न्यूज़ जो उस डे पे आया हो। इस लेक्चर के बाद आपको मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि आपको इकोनॉमिक टाइम्स गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे नॉन रेलेवेंट न्यूज़ जैसे एकदम कंपनी स्पेसिफिक कोई छोटा न्यूज़ हो कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट क्लॉक किया या ये कंपनी ने ये कंपनी को अक्वायर किया, एक छोटा एक्वेशन भी हो, तो वो सब न्यूज़ को मैं कवर नहीं करता हूँ। बट हाँ, आपके सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर लेता हूँ। पॉलिटिकल बेस्ड न्यूज़ जो है, जैसे बीजेपी ने ये स्लोगन लिखा, कांग्रेस ने इस चीज़ को अपोज किया, इस टाइप के भी न्यूज़ में मैं कवर नहीं करता हूँ। बट सारे आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो, मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, या तो जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हो, वो सारे न्यूज़ को मैं कवर करता हूँ। ये लेक्चर उन लोगों के लिए काफ़ी रेलेवेंट है जो कि कोई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में हो। क्योंकि आजकल देखा गया है कि ये ट्रेंड में है कि आपको कितना अवेयरनेस है अपने वर्क रिलेटेड को छोड़ के, बाकी न्यूज़ बाकी इकोनॉमी से रिलेटेड आपको कितना अवेयरनेस है, ये सब चीज़ भी कंपनीज टेस्ट करती है, तो उनके लिए भी ये रेलेवेंट है। मैं काफ़ी सिंपल तरीके से ये लेक्चर को कंडक्ट करता हूँ ताकि कोई भी जिसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड ना भी हो उसे भी लेक्चर समझ में आए। तो आप उन लोगों को और रेकमेंड कर सकते हैं मेरा ये चैनल जिनको आपको लगता है कि बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताएं कि वीडियो का सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, और आप इस चीज़ में अगर कुछ इंप्रूवमेंट या एड ऑन्स चाहते हैं तो वो भी चीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करने ना भूलें दोस्तों, ताकि अगर इस टाइप के वीडियोज़ में और लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। सैमसंग में लूज PLI SOPs फॉर फर्स्ट मंथ ऑन इन्वॉइसिंग इशूज़। देखिए, PLI का क्या है, PLI SOPs क्यों सैमसंग लूज़ करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो PLI का प्रोविजन समझ लेते हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये स्कीम के तहत कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, अगर अपना सेल्स बढ़ाती है बेसिकली, तो उसकी सेल्स के 6% उसे एज एन इंसेंटिव मिलेगा। 2020 से ये चालू किया गया और 5 साल के लिए इनिशियली चालू किया गया था, बट अभी जो मिनिस्ट्री जो है उसे 6 साल कर दी कोविड के कारण। तो सैमसंग का जो एडिशनल सेल था वो 15,000 करोड़ का था इन 2021, बट और उसके तहत अगर 6% देखा जाए तो 900 करोड़ रुपए सैमसंग को एज एन इंसेंटिव मिलना चाहिए था। बट सैमसंग के ना इन्वॉइसिंग में कुछ इश्यूज़ है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई कुछ इन्वॉइस काफ़ी ज़्यादा है और कुछ इन्वॉइस में काफ़ी इश्यूज़ है, तो हम इस चीज़ को मतलब वैल्यूज़ ज़्यादा है, वैल्यूज़ को ज़्यादा करके दिखा देगा, ऐसा मिनिस्ट्री का ये चीज़ कह रहा है कि वो अभी भी अंडर कंसिडरेशन है। बट सेकेंड ईयर से उनका पूरा इन्वॉइसिंग ठीक हो गया है और अब वो इंसेंटिव देना चालू करेंगे सैमसंग को भी। सैमसंग जो अभी अपना काफ़ी अच्छा होल्ड बना लिया है स्मार्टफोन के मार्केट में, इंडिया में नंबर 1 में जा चुका है सैमसंग। तो इस चीज़ को लेके सैमसंग ने भी ये चीज़ बोला कि वी आर इन कंटिन्यूस टॉक्स विद द मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री में अगर सब चीज़ ठीक बैठ जाता है तो सैमसंग का पे आउट अब मिलना चालू हो जाएगा। अगर PLI इंसेंटिव और मोबाइल हैंडसेट की बात करें तो अगस्त 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका जो टोटल आउटले है दैट इज़ अराउंड 40,951 करोड़, जिसमें आपको इंसेंटिव मिलता है 6% ऑफ द इंक्रीमेंटल सेल्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, 5% फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर एंड 4% इन द फिफ्थ ईयर। तो मैंने आपको बोला ये 6 ईयर्स का इंसेंटिव है, तो ये 5 ईयर्स का कैसे है, मैं आपको बताता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। 2020 में जब मिनिस्ट्री ने ये चीज़ लॉन्च किया था तो मिनिस्ट्री ने ये चीज़ बोला कि ठीक है, क्योंकि कोविड है तो हम इसका टेन्योर आप बढ़ा दोगे, किसी भी एक ईयर को आप बेस ईयर मानोगे एंड उससे फिर हम कैलकुलेट करेंगे अगले 5 साल तक। तो आपको बेनिफिट 5 साल तक ही मिलेगा, बट आपका जो टेन्योर है वो बढ़ के 6 साल हो जाएगा। एज इन आप 6 में से किसी 5 साल के लिए बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर उसके बाद सैमसंग का अगर देखा जाए तो उनका जो सेकेंड ईयर का जो है वो 900 करोड़ के आसपास है, जैसे मैंने आपको बताया 6%। इसका एक सेकंड क्राइटेरिया भी होता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, एक होता है टर्नओवर का, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट का भी क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट फिस्कल ईयर एंड फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर्स, नेक्स्ट 3 फिस्कल ईयर्स भी वही 250 करोड़ के आसपास ही आपको करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, तभी जाके आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। कहने का मतलब ये कि 250 करोड़ 5 साल के लिए, मतलब 50-50 करोड़ एक साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ है। और उसके बाद
आपको मिनिमम इंक्रीमेंटल सेल्स 500 करोड़ का दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस स्कीम को काफ़ी क्रिटिसाइज भी इसलिए किया गया था कि यार ये बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए तो काफ़ी फायदेमंद है, बट छोटे मोटी कंपनीज जो कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इतने बड़ा बड़ा टर्नओवर नहीं है इनका, उसके लिए ये इंसेंटिवाइज नहीं करेगा उन कंपनीज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, स्टारलिंक अमेजॉन रेड फ्लैग सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। इसका मुद्दा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ है वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का जो है आप उसे भी ऑक्शन कराइए, और हर टेलीकॉम कंपनीज नहीं बोल रही है, जैसे कि जियो बोल रही है इस चीज़ को कि आप सैटेलाइट का भी जो स्पेक्ट्रम है उसे ऑक्शन कराइए। बट जहाँ पे जो सैटेलाइट कंपनीज है, कोर बेस्ड सैटेलाइट कंपनीज है, जैसे कि टेस्ला का हो गया, आप समझ लीजिए स्टारलिंक, एयरटेल का भी वन वेब करके जो सैटेलाइट है, एयरटेल भी बिंग और टेलीकॉम कंपनी, इट इज सपोर्टिंग दैट गवर्नमेंट शुड एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट द स्पेक्ट्रम ऑफ सैटेलाइट्स। तो उनका ये कहना है कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करा ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सैटेलाइट एक ऐसा चीज़ है जिसपे जिसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। वो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर एलोकेट नहीं करवाओगे तो क्या होगा, जो हाईएस्ट बीडर है उसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, एंड हम सबको इक्वली प्रॉपरली हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे अपना सर्विसेज को, क्योंकि आप देख रहे हो 5G में लेटेंसी कम हो गया, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे जिसे बोलते हैं LEO, उसमें सैटेलाइट ज़्यादा रहेंगे। अगर मान लो कोई हाईएस्ट बिडर अगर इसका जीत जाता है तो वो अपना सैटेलाइट ज़्यादा उसको फ्लोट कराएगा और बाकी कंपनीज को काफ़ी प्रॉब्लम होगा अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, ठीक है। इनफैक्ट इंटरनेशनल रूल्स के तहत भी अगर देखा जाए तो आप ऐसे स्पेक्ट्रम का कोई भी कंट्री में ऑक्शन नहीं हुआ है। फाइनली रेगुलेटर जो है वो डिसीजन लेगा इस चीज़ पे, बट अभी तक ये चीज़ आ रहा है कि हो सकता है स्पेक्ट्रम का ऑक्शन ही हो। स्पेक्ट्रम मतलब जैसे 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, वैसे सैटेलाइट का जो ऑक्शन है स्पेक्ट्रम का जो वो भी ऑक्शन ही होगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या डिसीजन इस चीज़ में वो होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, एक बार जब हमारे देश में ये 2G स्कैम वगैरह हो गया ना, तो अब सारे मिनिस्ट्रीज भी डर रहे हैं कि भाई कहीं वापस ये एलिगेशन नहीं आ जाए कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसे कैसे एलोकेशन कर दिए, हमारे पास क्या एक प्रूडेंस है कि हम इसे एलोकेट कर दें और हम इसे ऑक्शन ना कराएं, गवर्नमेंट का क्या रेवेन्यू में इसमें क्या लॉस नहीं होगा, अगर लॉस होगा तो फिर लोग उस हिसाब से के साथ पॉइंट, तो कई सारे क्वेश्चन से कई सारे मुद्दे उसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री इस चीज़ का डिसीजन लेगी। फिर एक छोटा सा न्यूज़ है, दलाल स्ट्रीट इंडाइसेस एंड वीक ऑन अ पॉजिटिव नोट। US लॉ मेकर्स ने फाइनली डेट सीलिंग का प्रोविजन ले लिया है, मतलब डेट सीलिंग का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दिया है। इसमें अगर देखा जाए तो जीत रिपब्लिकन्स की हुई है, जीत डेमोक्रेट्स की हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपब्लिकन्स उसमें क्लॉज नहीं लगा पाए। 2025 तक तो अब आपके पास कोई लिमिट ही नहीं है जिस पर आप स्पेंडिंग करोगे, तो काफ़ी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है उधर। डेमोक्रेट्स के विन बता रहे हो, रिपब्लिकन्स के लॉस बता रहे हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है, बट मुद्दा इस न्यूज़ में ये चीज़ है कि दलाल स्टेट पे काफ़ी पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है ये वीक, क्योंकि सीलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। FPI जो है वो नेट सेलर्स रहे इस वीक में, तो ऐसा ये न्यूज़ निकल के आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व फॉल फॉर अ सेकंड स्ट्रेट वीक। फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का थोड़ा गिरते जा रहा है, क्या ये अच्छी बात है क्या ये खराब बात है? देखिए इस चीज़ को देखने का अलग अलग व्यू पॉइंट रहता है। RBI ने डेलिबरेटली क्या किया है, अपने फॉरेक्स के कुछ डॉलर्स को सेल किया है, क्योंकि इसके कुछ रीजंस ये है कि भाई डॉलर अभी ऑल टाइम हाई में चल रहा है, अगर RBI अभी अगर बेचता है तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकता है। सेकंड चीज़, रुपी की वोलेटिलिटी बढ़ते जा रही है, तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए भी RBI इस चीज़ को सेल करता है। तो इसमें ये मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत गलत बात है, हमारा कोई ऐसा फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट नहीं हो रहा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी सफिशिएंट है। बट अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग व्यू पॉइंट है इस चीज़ में, बट मुझे जो लगता है मैंने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है इस चीज़ पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, IT डिपार्टमेंट लेंस ऑन डिपॉजिट्स अंडर स्मॉल सेविंग्स। देखिए एक्चुअली स्मॉल सेविंग्स का जो स्कीम्स है ना, जैसे कि अगर आप बोलो किसान क्रेडिट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम, ये सब जो स्कीम्स है, ये सब में कई सारे बड़े बड़े डिपॉजिट्स हो रहे हैं, जैसे 50 लाख 1 करोड़ तक का डिपॉजिट हो रहा है। मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को क्या किया कि भाई हर अकाउंट्स को लो रिस्क, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। अब इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दोस्तों ये मनी आ कहाँ से रहा है इतने छोटे छोटे फार्मर्स के पास, या इतने छोटे छोटे मतलब जिनका सेविंग्स इतना कम है तो उनका आ कैसे रहा है। तो मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को बोला है कि आप पहले तो KYC नॉर्म्स को टाइटन करो, हर वो अकाउंट जिसका KYC नॉर्म्स नहीं किया हुआ फुलफिल, उस चीज़ को पूरा फ्रीज कर दो। हम फिर उस चीज़ के बाद पता लगाएंगे कि भाई इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था जो उन्होंने इतना बड़ा बड़ा डिपॉजिट्स लिया। मिनिस्ट्री को इस चीज़ का डाउट है कि कहीं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो HNI जिसको बोलते हैं और NRIs जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, और
उनका तो कहीं पैसा नहीं है इस चीज़ में, कहीं वो तो कोई रूट नहीं करा रहे अपना ब्लैक मनी इसके थ्रू। तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, SBI लाइफ टू टेक ओवर सहाराज इंश्योरेंस बिजनेस। देखिए सहारा का जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो काफ़ी अभी प्रॉब्लम में चल रहा है। करीब 2 लाख पॉलिसीज़ इन्होंने इशू किया है और कंपनी इडाई को लग रहा है कि अभी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ठीक नहीं है। तो हो सकता है जो रेगुलेटर है वो कहे कि भाई, इनफैक्ट रेगुलेटर कह ही रहा है SBI को कि आप जो है इनका पॉलिसी टेक ओवर कर लो, बाद में हम देख लेंगे इसे कैसे क्या डील करना है। बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ करना गलत है। सॉरी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के तहत ये चीज़ बोला गया था रूलिंग में कि आप ऐसे टेक ओवर नहीं कर सकते। तो उनको सहारा को और दूसरा चांस दिया गया था, बट क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ अब इम्प्रूव नहीं हो रही है तो कंपनी का ये कहना है, रेगुलेटर का ये कहना है कि अब SBI इस चीज़ को टेक ओवर करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, अल्कोहल कंटेंट इन ड्रग कम्स अंडर स्कैनर। देखिए एक ड्रग है एरोमेटिक कार्डमम टिंक्चर। ये एक्चुअली क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है जिसमें एनिमल के एक्सट्रैक्ट्स और इथेनॉल को मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें जो कंटेंट है अल्कोहल का वो एज हाई एज 90% भी हो सकता है। इससे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, लोग इसे हर्बल मेडिसिन की तरह ऐसे तो यूज़ करना चाहिए, बट लोग क्या कर रहे हैं, इसे मिसयूज़ कर रहे हैं। इट हैज़ बिकम एन ईजी सब्सटीट्यूट ऑफ अल्कोहल, ऐसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये चीज़ कहना है। इससे क्या हो रहा है, 2 चीज़ हो रहा है। एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है क्योंकि लोग दारू नहीं खरीद के, लोग अल्कोहल नहीं खरीद के इसे खरीद रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि भाई लोगों का क्या है, इसमें हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस चीज़ को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है। तो अब हो सकता है ड्रग पे जो कंटेंट है, अल्कोहल कंटेंट है, उसे भी रेस्ट्रिक्ट किया जाए एंड एक्सेप्शनल केसेस में ही सिर्फ अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, कंपनीज ऑफर केयर पैकेजेस टू न्यू मदर्स बैक ऑन जॉब। देखिए ये एक छोटा सा न्यूज़ है, बट मैं बस ये चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कैसे कंपनीज, कैसे कॉरपोरेट्स भी आगे आके विमेन डाइवर्सिटी को प्रमोट करिए, ताकि विमेन को जो काम करने में जो प्रॉब्लम हो सकता है आफ्टर मैटरनिटी या ड्यूरिंग मैटरनिटी, वो चीज़ थोड़ा मतलब दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो क्या कर रही है कि भाई हाइब्रिड मोड में काम करा रही है, आप वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा करो और वर्क फ्रॉम ऑफिस कम करो। आपके जो क्रेशे है वो आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा ऑफिस के साइट के आसपास। ठीक है, फिर ताकि आप अपने बच्चों को आके उधर छोड़ दो और आप अपना काम करो और बाद में जाके मिल भी लो। इनफैक्ट लॉस के हिसाब से आप हर कुछ घंटों में जाके बच्चों से मिल भी सकते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये सब चीज़ के कारण जैसे कैपजेमिनी, EY, टाइटन, ग्रैंड थॉर्टन, भारत, ये सब काफ़ी इस चीज़ में इनिशिएटिव ले रही है। तो आप कहीं पे भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई इंटरव्यू में ले रहे हैं कि अगर आप सोशल उससे आप बात करना चाहें भाई कि भाई सोशली कंपनीज क्या कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आप ये सब चीज़ को कोट कर सकते हैं, आपको एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, रिलैक्स इम्पैक्ट रेजिम सॉट टू स्केल अप ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो कह रही है कि भाई जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स है उसे हम रेड कैटेगरी से लेके वाइट कैटेगरी में डाल दें। अभी मैं आपको बताता हूँ ये रेड कैटेगरी वाइट कैटेगरी क्या है। 1 मिनट खाली होल्ड करिए आप। पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई यूनियन कैबिनेट ने 19,774 करोड़ का बजट दिया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में, काफ़ी एक्टिवली परस्यू कर रही है। इनका टारगेट कि 5 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करें 2030 तक। काफ़ी जल्दी बिड्स भी रोल आउट होंगे ताकि कंपनीज आके बिड करें कि भाई हम इतना प्रोड्यूस करेंगे, हम इतना प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये वाइट और रेड लिस्ट का चक्कर क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत एक 2016 में जो लॉ निकला था उसके तहत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को एज पर दी पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर रैंकिंग दिया गया था। जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ रेड, जिसमें पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर 60 से अबव है। वहीं पे अगर आप देखो तो वाइट कैटेगरीज इंडस्ट्री जिनका 20 से बिलो स्कोर है। अब ये जो वाइट कैटेगरीज जो इंडस्ट्रीज रहते हैं, इनको आप सिर्फ एक इंटीमेशन दे दे कि भाई हम ये इंडस्ट्री चालू करिए, दैट इज इट। इनको कोई प्रॉपर अप्रूवल और प्रॉपर ये कंप्लाइंसेस के थ्रू गो थ्रू नहीं करना रहता है। बट रेड इंडस्ट्रीज को, रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज को ये सब चीज़ गो थ्रू करना करता है। MNRE ने रिक्वेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कि भाई आप इसे हटा के रेड से हटा के ग्रीन हाइड्रोजन को वाइट में प्लेस कर दो, ताकि उससे हमारा जो कंप्लाइंसेस है वो कम हो जाए और हम जल्दी स्केल में इस चीज़ को बढ़ा पाए। ठीक है,
उनका ये कहना है कि भाई अब जो हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से यूज़ करके कर रहे हैं। तो फिर जब रिन्यूएबल एनर्जी से अगर यूज़ करके कर रहे हैं और आपने सारे रिन्यूएबल एनर्जी को बिलो 20 दैट इज़ वाइट कैटेगरी में रखा है, तो फिर ये ग्रीन हाइड्रोजन को आप रेड कैटेगरी में क्यों रख रहे हो भाई। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आरबीआई में कंसिडर चेंजेस इन टाइमिंग ऑफ सीआरआर कंप्यूटेशन। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका मुद्दा क्या है। सीआरआर कंप्यूटेशन क्या होता है कि एग्जैक्ट 11:59 PM में ये जस्ट कैलकुलेट किया जाएगा कि क्या बैंक के पास रिक्वायर्ड सीआरआर है कि नहीं अवेलेबल। अब इससे हो क्या रहा है देखते हैं। जो बैंक के पास फंडिंग है अभी, या जिस बैंक को भी फंडिंग नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब प्रॉपर फंडिंग है, सिर्फ सीआरआर को मेंटेन करने के लिए फंडिंग चाहिए, वो बैंक क्या करती है, ओवरनाइट में बोरो करती है। अब ओवरनाइट के लिए वो बोरो करती है सिर्फ अपना वो सीआरआर दिखाने के लिए। तो क्या होता है, ओवरनाइट में काफ़ी डिमांड आ जाता है फंड्स वगैरह का, जो बैंक को चाहिए रहता है सीआरआर दिखाने के लिए, काफ़ी फंड का डिमांड आ जाता है। उससे क्या हो रहा है, ओवरनाइट के इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाइकअप हो गए, काफ़ी शूट अप हो गए। डिस्पाइट कि आपका जो 2000 का नोट बंद हुआ है, उसके बावजूद भी 1 लाख करोड़ का लिक्विडिटी आने के बावजूद भी इस ओवरनाइट रेट में कोई कमी नहीं देखने को मिला गया। बैंक का ये कहना है कि अगर हम आरबीआई का ये कहना है कि अगर हम उसे घटा के अगर थोड़ा और पहले कर दिया टाइमिंग को, तो ओवरनाइट वाला तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक दोस्तों और भी प्रॉब्लम देखा गया है कि कई बार क्या होता है ना, बैंक्स वगैरह डिले करती है कि भाई बड़े बड़े फंड का ट्रांजैक्शन उस दिन ना हो, अगले दिन हो जाए। क्योंकि इससे क्या होता है, मैं खुद भी इस चीज़ को फेस किया हूँ हमारे बिजनेस में। क्या होता है कि भाई बैंक वगैरह जब एक बैंक से दूसरा बैंक ट्रांसफ़र करना रहता है ना, एंड स्पेशली मंथ एंड में, तो वो क्या करते हैं कि भाई आपका जो ट्रांसफ़र है वो रोक देते मंथ एंड में, आपका नेक्स्ट मंथ में कर लेते हैं। तो उसका भी यही सिमिलर रीज़न है। हालांकि वो सीआरआर कंप्यूटेशन का एक अलग मुद्दा है, बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ओवरनाइट जो 11:59 PM में जो आप कैलकुलेट करते हो, उससे कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि बैंक ने सारा NEFT RTGS सब 24/7 कर दिया है, तो इससे भी बैंक फ्लेक्सिबल होकर चेंज कर सकती है इस चीज़ को। सीआरआर का बात करें अगर दोस्तों, तो सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो दैट इज करेंटली 4.5% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ये क्या होता है कि एक ऐसा कैश का पोर्शन जो बैंक आरबीआई के पास प्लेस करती है, विच इज़ अराउंड 4.5%। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, जो कि बैंक्स वगैरह को इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है कुछ लिस्टेड एज इन कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटीज़ बताए गए उसमें। तो दोनों अलग है, कभी SLR के बारे में पढ़ रहे हूँ, बट आज CRR के बारे में अपन पढ़ लिए। दोस्तों अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स इतना डिटेल में कहीं पे भी कवर नहीं करते। कोई भी चैनल अगर कवर करती है तो आई थिंक 15 मिनट 10 मिनट में इकोनॉमिक टाइम्स को कवर कर देते हैं। मैं इस चीज़ को गारंटी बोल सकता हूँ कि वो कवरेज आपके लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं होगा। हेडलाइन पढ़ने को तो मैं भी पढ़ लूँ, या तो आप एक कोई रेडियो सुन लीजिए जिससे आपको सिर्फ हेडलाइन बता दिया जाए। इनफैक्ट रेडियो में भी उनसे ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं जो लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मैं किसी चैनल को अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अपना 15 मिनट्स दे रहे हैं तो एडिशनल और 10 मिनट्स दे के क्यों नहीं आप पूरे कंसेप्ट को डेप्थ में समझिए। आप 25, 30, 50 न्यूज़ की जगह आप सिर्फ 20-25 न्यूज़ पढ़िए या 15-20 न्यूज़ ही पढ़िए, बट वो आपको इतना इन डेप्थ पता होना चाहिए कि उस बारे में फिर आपको कोई कुछ भी पूछे तो आपको उसका इन एंड आउट पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक चाहिए इस वीडियोज़ में। लाइक में तो देखिए कुछ नहीं जाता। सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, ताकि मैं इस टाइप के वीडियोज़ अगर और बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहेगा। मैं अश्योर कर सकता हूँ कि मैं आने वाला टाइम में और भी इस टाइप की वीडियोज़ लेके आऊँगा जो कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट में हेल्प करेंगे। और मैं एकदम डेली टॉपिक्स को लेके आऊँगा। मैं ऐसे कोई इन डेप्थ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने बैठ जाऊँगा आपको। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल और दूसरे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा तो ज़रूर उस चीज़ को रिकमेंड भी करें। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है, नाउ कंपनीज लुक टू टेक कोचिंग प्रोग्राम्स टू ऑल एम्प्लॉयज़। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, इंटरव्यूज़ में पूछ लेंगे कि भाई आप अगर एक सीनियर मैनेजमेंट के पोस्ट में जा रहे हो एंड योर जूनियर्स आर नॉट विलिंग टू कम टू ऑफिस, व्हाट डू यू डू? आई मीन हाउ डू यू कन्विंस देम टू टेक वर्क फ्रॉम ऑफिस मोड रादर देन वर्क फ्रॉम होम मोड? व्हाट आर दी फैक्टर्स? तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि जूनियर्स अभी भी काफ़ी तैयार नहीं है मेंटली, तो उन्हें वर्क से रिलेटेड कोचिंग तो देना ही पड़ेगा। बट वर्क से रिलेटेड जो वर्क से हट के जो कोचिंग है, दैट इज़ हाइब्रिड मोड में हम कैसे काम कर सकते हैं या फुल ऑफिस मोड में हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर कोचिंग क्लासेस वगैरह देना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, ये सब चीज़ भी कंपनीज कर रही है। आपको सुन के ये चीज़ का आई डोंट नो शॉक लगेगा कि क्या लगेगा, बट एक काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ है कि पैडी अपटन करके जो कंपनी है, जिनको
वर्ल्ड कप में हायर किया गया था जब इंडिया ने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था 2011 में, जो वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने। तो उस चीज़ को सेशन लेने के लिए, मतलब यही सब चीज़ का सेशन लेने के लिए उनको भी, इंडियन क्रिकेट टीम को भी इन्होंने कोचिंग दिया था। तो आज वही टीम्स को कई बड़े बड़े कंपनीज हायर कर रहे हैं, जैसे कि भारत सीरम ने हायर किया उनको कि आप आइए, आप हमारी कंपनी में भी कोचिंग दीजिए कि भाई कैसे कंपनीज जो है, कैसे हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस को अडॉप्ट कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट इम्पोजेज स्टॉक लिमिट्स ऑन तूर एंड उड़द दाल। देखिए गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न है इस चीज़ को के लिए कि तूर और उड़द दाल के काफ़ी जो वैल्यूज़ है वो ऊपर जाते जा रहे हैं, प्राइस बहुत ऊपर जाते जा रहे हैं। तो इस चीज़ से इन्फ्लेशन हर्ट ना हो, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हर्ट होगा तो फिर गवर्नमेंट को वही इंटरेस्ट रेट वगैरह ये सब चीज़ चेंजेस करने पड़ेंगे एंड सो ऑन। तो इस चीज़ से क्या, गवर्नमेंट जो है अपने होर्डिंग पे लिमिट लगा रही है। ठीक है, इंडिविजुअली अगर आप कोई होलसेलर हो तो आप 200 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है, 5 मिलियन टन से ज़्यादा आप रिटेलर्स हो, अगर बड़े बड़े रिटेलर हो तो वो नहीं रख सकते हो। ईच रिटेलर की लिमिट की बात करो, एंड 200 मिलियन टन एट द डिपो फॉर बिग चेन रिटेलर्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को होर्डिंग का लिमिट इसलिए लगाती है कि भाई लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा होर्डिंग चालू कर देते हैं, जब प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग एक थोड़ा थोड़ा करके सप्लाई करना चालू करते हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो उस चीज़ पर चेक लगाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, स्टोरेज इन 146 रिजर्वर्स 6% लोअर देन लास्ट ईयर। देखिए एल नीनो का खतरा तो मंडरा रहा है, हम सबको पता है। एल नीनो जो जिसके कारण बारिश कम हो जाता है इंडिया में, बस इतना आप जान के रखिए। तो एल नीनो का जो खतरा मंडरा रहा है उसके कारण इफेक्ट दिखना चालू हो गया है। 146 रिजर्वर्स में 6% लोअर स्टोरेज है, लेस देन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। क्या होता है कि इस एक क्रिटिकल टाइम में अगर बारिश अगर कम रहता है सोइंग सीजन में, तो काफ़ी ख़राब क्रॉप का प्रोडक्शन हो सकता है। उससे क्या होगा कि भाई फिर आपके जो क्रॉप्स के प्राइसेस है वो भाग जाएंगे ऊपर, एंड इन्फ्लेशन हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो कहानी वही रिपीट होता है। तो इस चीज़ के कारण गवर्नमेंट को भी काफ़ी टेंशन है, बट वही है कि अभी फोरकास्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट टाइम में एक अच्छा एक्शन लेके आएगी। देखते हैं अब इस चीज़ में आगे क्या डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों, चैट जीपीटी टू फ्यूल 1.3 ट्रिलियन एआई मार्केट बाय 2032। देखिए चैट जीपीटी का ये चीज़ है कि अभी उनका 40 बिलियन के आसपास रेवेन्यू चल रहा है, और 1.3 बिलियन के आसपास रेवेन्यू हो सकता है 2032 के हिसाब से, मतलब अगर रिपोर्ट का हिसाब से देखा जाए तो। कंपनीज जो है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, ये काफ़ी अभी जंप कर रहे हैं इनके स्टॉक्स, क्योंकि इनके जो इनका अगर देखा जाए तो ये एआई में अच्छा कंट्रोल है। एनवीडिया जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, मई 24 से इसका जो स्टॉक प्राइस है, ये नैस्डैक में लिस्टेड है, जो यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड है, और 28% के आसपास मई 24 से ये सोर कर चुका है। 1 ट्रिलियन इसका वैल्यू टच कर चुका है। तो ये काफ़ी, ये चिप मेकिंग कंपनी है दोस्तों। मैंने आपको बोला ना कि मैं अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक या कोई कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ होगा तो तभी कवर करूँगा जब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। अगर ये चैट जीपीटी वाला देखे तो ये कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है, बट एआई की फील्ड में क्या रेवेन्यू चल रहा है, कितना का मार्केट हो सकता है, कौन मेजर प्लेयर्स है, अगर आप ये भी चीज़ पता करके एक इंटरव्यू में जाते हो ना दोस्तों, आजकल तो सब एआई का ज़माना है, तो कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको रैंडमली पूछ लिया तो आप इस चीज़ को थोड़ा हैंडल कर पाओ, आप एकदम ब्लैंक ना पड़ जाओ। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ये एक पैराडॉक्स जिससे आप बोल सकते हैं कि ग्लोबल फूड कॉस्ट एट 2-year लो बट ग्रोसरी बिल स्टेज हाई। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप देखो तो कमोडिटीज़ के सारे प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। जैसे वीट अभी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और भी जो कमोडिटीज़ जैसे राइस वगैरह है ये काफ़ी बम्पर सप्लाईज हो रहा है, तो ये सब भी काफ़ी लो में ट्रेड कर रहा है। बट क्यों ये चीज़ ऐसा हो रहा है कि भाई आपके जो कंज्यूमर्स तक है वो नहीं पहुंच पा रहा है इतना लोअर कॉस्ट, और कंज्यूमर को भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ग्रोसरी मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 3 फैक्टर्स के कारण हो रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, लेबर एंड एनर्जी कॉस्ट हाई हो रहा है। तो इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए मैंने आपको ये न्यूज़ कवर किया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, यूएस लेबर मार्केट सेंड्स मिक्स्ड सिग्नल्स गिविंग फेड रीजन टू पॉज। देखिए यूएस का जो लेबर मार्केट का मैंने आपको कल भी बताया था, नायरू का कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लो कोई एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट से अगर बहुत ही कम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बहुत कम है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को तभी कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे सेंस भी बनता है, देखिए अगर सारे लोग एम्प्लॉयड है, सारे लोगों के पास पैसा है, तो भाई ऑब्वियसली सब लोग खरीदना चाहेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन होगा। दैट इज़ हाउ इट इज़ कंट्रोल। बट अब क्या है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अभी लो में तो है, बट जो वेजेस है वो इतना अच्छा अभी रिपोर्ट नहीं आया है इसमें। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट ये चीज़ चाह रही है कि
अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ा है, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 3.7%। ये कोई बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, बट 3.7% बढ़ा है। वेजेस का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो गया है। तो इसके कारण क्या है, फेड के पास अब एक रीज़न मिल गया कि अच्छा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अभी इतना कम भी नहीं है कि हम इस चीज़ को इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, तो अब हो सकता है फेड पॉज करेगी। कई सारे एनालिस्ट का ये चीज़ कहना है कि भाई नहीं, फेड पॉज नहीं करेगी, क्योंकि आने वाला टाइम में लेबर मार्केट का चीज़ जो है वो इंटरेस्ट रेट वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अभी एकदम लोएस्ट में चल जाएगा, तो फेड को इंटरेस्ट रेट अभी से बढ़ा देना चाहिए। बट कई का कहना है कि भाई नहीं, फेड जो स्ट्रैटेजी ले रही है कि जस्ट वेट एंड वॉच, उस चीज़ को स्ट्रैटेजी को परस्यू करना चाहिए। दैट्स इट दोस्तों, मेरे तरफ से हो गया आज का पेपर। क्योंकि आज सैटरडे तो कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर नहीं होते, बट जितने भी न्यूज़ कवर है मैंने उन्हीं को डिटेल में कवर कर दिया आपके लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड हैव ए नाइस वीकेंड। मैं आपसे मंडे मिलूंगा दोस्तों, क्योंकि संडे को ऐसा रहता है कि संडे को कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते नहीं हैं। जो भी थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएंगे, 3 4 5 जो भी न्यूज़ आएंगे, मैं उसे मंडे के टॉपिक में कवर कर लूँगा, ठीक है? तो वो आपका वैसे कवर हो जाएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ मंडे में। एन्जॉय योर वीकेंड।